नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हमारी कोशिश होती है, हमारी घुट्टी में हमने शुरू से जो पत्रकारिता सीखी है वो ये है कि जो आंखों के सामने हो रहा है या हमको दिखाया जा रहा है वो खबर नहीं है। हमको खबर के पीछे जानना चाहिए कि असल खबर क्या है। बांग्लादेश में जो हो रहा है आज हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतना बड़ा सरदर्द भारत के लिए कैसे खड़ा हो गया और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका उपाय क्या हो। तो सबसे पहले ताज़ा घटनाक्रम बांग्लादेश का समझ लेते हैं। शरीफ उस्मान हादी, कई लोग हदी हदी बोल रहे हैं, हादी का मतलब होता है वो जो हद तय करे। एक छात्र नेता था, उसको किसी ने गोली मार दी, इलाज के लिए उसको सिंगापुर ले जाया गया और वहां पर उसकी मौत हो गई। इसके खिलाफ बड़ी संख्या में बांग्लादेश में, खासतौर पे राजधानी ढाका में प्रदर्शन वगैरह शुरू हो गए। वहां के एक अखबार के दफ्तर को जला दिया, तीसरी चौथी मंजिल में पत्रकार थे, नीचे आग लगा दी। इसी तरह से चैनल के पत्रकारों के ऊपर भी हमला हुआ और एक व्यक्ति को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू होने के कारण जिंदा जला दिया गया। ये खबर अभी तक हमारे पास है और उसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें ये जो कुछ भी विरोध हो रहा है, सड़कों पर लोग उतर के आए हैं, उनका सबसे ज्यादा गुस्सा भारतीयों पे है और भारत में बहुसंख्यक होने के कारण वहां के हिंदुओं पे है। उन विचारों का कोई कसूर नहीं है और सांप्रदायिकता की घृणास्पद राजनीति उनको शिकार बना रही है। तो जो चीजें दिखाई दे रही हैं इस पूरे प्रदर्शन के बीच में, वो दिखाई दे रही हैं कि भारत के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, या कहीं नफरत है या चिढ़ है या भारत को और कोई खराब शब्द हो सकता है। तो भारत को लेकर जलन है या समझें जो भी है, और बुरा कोई शब्द हो सकता है, क्योंकि भारत के उच्चायोग पे हमला करना, पुलिस की मौजूदगी में करना, और जिन अखबारों के दफ्तर जलाए गए, जिस मीडिया पे हमला हुआ, जिस चैनल पे हमला हुआ, उनके ऊपर भी ये आरोप लगाया कि ये भारत समर्थक है। यानी चारों तरफ से एक ऐसा वातावरण वहां पर बन रहा है। तो इस वक्त जो हिंसा हो रही है, उस पूरी हिंसा का मूल तत्व ये है कि जो जो भारत के पक्ष में है उसको ठिकाने लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी ने ये खबर फैला दी कि ये जो उस्मान हादी है, शरीफ उस्मान हादी, इसकी हत्या भारत ने करवाई है। क्यों करवाई है? क्योंकि वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को लेकर आपत्तिजनक बयान देता था। चिकन नेक हम सबको मालूम है, मैं पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूं। मैं ये भी बता चुका हूं कि एक तरफ से अगर बांग्लादेश हमारे चिकन नेक की तरफ अगर टेढ़ी गर्दन करके भी देखेगा तो उसके 4 इलाके भारत काटने में सक्षम है। बहुत सारी डिटेल्स हैं उसमें। बहरहाल चिकन नेक ये है कि हमारा जो उत्तर पूर्वी भारत है उसके 8 राज्य हैं और बाकी जो शेष भारत है उसके बीच में एक रास्ता बीच में से ऐसा पड़ता है, 20-22 किलोमीटर कुल चौड़ा है। उसके एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश। तो इसलिए ये लगता है कि भाई ये 22 किलोमीटर के हिस्से पे अगर कोई गिरा दे, मिसाइल विसाइल तोड़ ताड़ दे, तो एक तरह से संपर्क कट जाएगा, सड़क संपर्क वगैरह वगैरह, ये बात है। हालांकि ऐसा नहीं है, हवाई जहाज से हम जा सकते हैं, वहाँ पर गुवाहाटी में हवाई अड्डा है, बहुत सारी स्थिति है, इतना वो नहीं है, लेकिन वो एक सेंसेशनल जगह है। पर आजकल बांग्लादेशी इसका बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। चिकन नेक से ये कर दो, वो कर दो, भारत से इनको अलग कर दो, इन राज्यों को कब्जा कर लो। जो राष्ट्रवाद होता है, मतलब वो वहां पे चल रहा है जैसा अमेरिका में चल रहा है। तो इस पूरी चीज के बीच में भारत विरोधी स्वर सबसे ज्यादा हुए हैं और इस हद तक हुए हैं कि जो आपका चिकन नेक वाली बात बार बार हो रही है और उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री को उखाड़कर फेंक दिया। और प्रधानमंत्री को उखाड़कर फेंका तो उस पर भी ये आरोप था कि ये भारत से मिली हुई है और एंटी बांग्लादेश है। तो भैया, हमने तो, भारत ने तो उनको आज़ाद कराया था। 1971 से हमारी और उनकी दोस्ती है, वो हमको बड़ा भाई मानता था। तो कौन सा कारण था जिसके कारण बांग्लादेश में इतनी नफरत हमारे प्रति फैल गई है? हिंसा, आगजनी, यहाँ तक कि हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है। इसके 2-3 कारण समझ में आते हैं, लेकिन जो तत्कालीन कारण है अभी वाला, उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे आशंका लगती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो आशंका लगती है कि जो वहाँ बैठा हुआ है इस वक्त कार्यकारी जो सरकार चला रहा है, मोहम्मद यूनुस, उनको खून लग गया है सत्ता में जमे रहने का। तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा प्रपंच रचा हो कि दोबारा आग भड़क चुके, रेडिकलिज्म आ जाए, तो जो चुनाव होने वाले हैं 2 महीने बाद, उन चुनावों को हम बांग्लादेश में रोक सकें। मैंने पहले भी आपको डिटेल में वीडियो बनाया था कि कैसे मोहम्मद यूनुस वहाँ पर हिंसा भड़काना चाहता है, मैंने पहले ही बता दिया था। और उसको लगता है कि उसको अभी चुनाव टालने हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया था वो स्टूडेंट्स भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो गए थे, इस वजह से कि आदमी चुनाव को टालता जा रहा था। और ये जो मारा गया है लड़का, ये भी उसी स्टूडेंट मूवमेंट का, आंदोलन का नेता था और चुनाव लड़ रहा था। अब आप सोचिए, जब चुनाव लड़ रहा होता है तो पूरा एक चार्ज एटमॉस्फेयर होता है, उस बीच में उसकी हत्या हुई है। पर ये तो हुई बांग्लादेश की बातें, बांग्लादेश के अंदर की बातें, बांग्लादेश ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। लेकिन भारत निशाने पे क्यों है?
और इस निशाने पे होने के पीछे हमारी क्या गलती है? भाई एक मोहल्ले में 50 घर हैं, उनको पाकिस्तान पे प्यार आ रहा है, उनको चीन पे प्यार आ रहा है, सब पे प्यार आ रहा है भाई, म्यांमार पे भी आ जा रहा है थोड़ा थोड़ा, भारत से नफरत क्यों है? तो यहाँ हम समझेंगे कि हमने अपनी डिप्लोमेसी में 11-12 साल में क्या गड़बड़ियाँ की, जिनके कारण और हमारी घरेलू राजनीति ने बांग्लादेश को हमसे दूर कर दिया। सबसे पहले ममता बनर्जी का खेल। दरअसल भारत के और बांग्लादेश के बीच में एक तीस्ता नदी समझौता मनमोहन सिंह ने किया था। तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश का जो रंगपुर है उत्तरी जिला, वहाँ वो पूरा का पूरा इलाका तीस्ता के पानी पे निर्भर है। जब ड्राई सीजन होता है तो वहाँ पे पानी बहुत कम हो जाता है और सिंचाई और आजीविका लोगों का, भाई किसानों को, मछुआरों को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये चूंकि भारत से बहते हुए जाती है सिक्किम से, तो निश्चित तौर पे भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता होना था, और बांग्लादेश का भारत के साथ रहना कई मायनों में ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश के एक बड़ा स्ट्रेटजिकल तरीके से बड़े एक अलग जगह पे रखा हुआ, वहीं पे अमेरिका कुछ बांग्लादेश का हिस्सा लेके, हमारे देश का कुछ हिस्सा लेके, मिजोरम वगैरह, इसके अलावा वो म्यांमार का कुछ हिस्सा लेके क्रिश्चियन स्टेट बनाने की भी साजिश कुछ चल रही है। इसलिए भी बांग्लादेश का हमारे साथ मिला रहना जरूरी है। आपको याद होगा शेख हसीना ने बाकायदा कहा था कि एक अंग्रेज उनके पास आया था और उसने ऐसे ऐसे करने को कहा था। तो अगर बांग्लादेश को ये पानी मिलना था, 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक समझौता किया और ये तय हुआ कि हम पानी का जो है वो बंटवारा कर लेंगे, जिसमें भारत उसका करीब 42.5% पानी रखेगा, 37% के आसपास 37.5% पानी बांग्लादेश को मिलेगा और बाकी पानी छोड़ देना पड़ेगा ताकि पर्यावरण का प्रवाह बना रहे। उसको ना भारत रोकेगा ना बांग्लादेश रोकेगा। और ये सब कुछ तैयार था, इसमें एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार हो गया था, टेक्निकल टीम ने समझ लिया था, दोनों देशों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी ने टांग अड़ा दी। ममता बनर्जी ने इसको पॉलिटिकल बना दिया और ये कहा कि हमारे बंगाल के किसानों को पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। सब लोग समझा समझा के परेशान हो गए, लेकिन ममता बनर्जी को लगा कि ये बंगाल के लोगों का वोट लेने का एक भरपूर मौका है, जबकि ये ऐसा समझौता था जिसमें सबको फायदा होना था। इससे एक गलत संदेश गया, और संदेश इसलिए गया क्योंकि फिर वो समझौता हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट है पानी। अब पानी जो है वो ममता बनर्जी का सब्जेक्ट है, तो वो कह रही है कि जो मिजोरम से उनके यहाँ होके जो जा रहा है पानी वो उनको कम मिलेगा वगैरह वगैरह, उन्होंने सब करना शुरू कर दिया। तो उससे वो समझौता रुक गया। लेकिन क्या हुआ, इस समझौते से बांग्लादेश में गलत मैसेज चला गया। मैसेज ये चला गया कि ये भारत के लोग जो हैं ये हमारा पानी दबा के बैठे हैं, हमारे किसान भूखे मर रहे हैं और भारत दादागिरी दिखा रहा है और ये शक्तिशाली देश होने के कारण हमारा पानी रोक रहा है। इसके कारण भारत के खिलाफ वहां की राजनीति में एक माहौल बनना शुरू हुआ कि भैया ये लोग तो हमारे दुश्मन हैं, बिग ब्रदर बन के बनना चाहते हैं, भारत के ऊपर हमला करना चाहते हैं। और ये चीज़ लगातार चली आ रही थी। 2014 में मजबूत हुआ कि नेबरहुड फर्स्ट नाम का मोदी जी एक जंतु पकड़ के लाए, बहुत सारी बातें हुई, बांग्लादेश गए, शेख हसीना से ठेका ले लिया अडानी के लिए, बिजली वाला, सब कुछ हो गया। पर ये मसला वैसा रही, यहाँ तक कि 50 सेक्टर उनसे लेके 100 से ज़्यादा सेक्टर भूमि हमारी दे दी बांग्लादेश को। उसी 2015 की यात्रा की बात है। पर यह समझौता नहीं हो पा रहा है। और जब ये नदी जल बंटवारा नहीं हुआ तो वहाँ पर ये लगने लगा कि ये जो बैठी है मैडम वहाँ पे, ये भी, क्योंकि जैसे इसने ठेका दिया, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह खबर छपेगी किस तरह से अडानी को आउट ऑफ द वे जाके ठेका दिया गया है, महंगी बिजली खरीदी जा रही है, ये होगा वो होगा, भारत में बिजली बनेगी, यहाँ पर बिजली आएगी, ये सब चीज़ें। तो इसके बाद में बांग्लादेश के लोगों के मन में ये बैठ गया कि ये जो मैडम बैठी है हमारी प्रधानमंत्री, ये भारत से मिली हुई है। एक चीज़ और हुई, मोदी सरकार को लगता है भाई ये तो उनकी तो आइडियोलॉजी वही है, इनको लगता है कि सरकार हमारे साथ तो बाकी जनता क्या कीड़े मकोड़े। तो इन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश की सरकार के साथ तो संबंध अच्छे रख लिए, प्रधानमंत्री से संबंध अच्छे रख लिए, और ये भूल गए कि पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टेक्ट जो होता है और बांग्लादेश के लोगों के दिल में जो हमारी जगह थी वो कम करते चले गए। कैसे कम करते चले गए? उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की घरेलू राजनीति थी। हमारी बीजेपी लगातार वहां पर गलत संदेश और गलत सिग्नल भेज रही थी। हम लोग शेख हसीना का ध्यान रख रहे थे और वहाँ छात्र और दूसरे लोग उन सब की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन, वहाँ के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, भारत से परिचित हों, भारत के लोग वहाँ किसी वजह से जाएं, कुछ डॉक्टर्स उनके पढ़ाएं। इस तरह का करने से क्या होता है कि आप जनता के टच में आते हो, ये डिप्लोमेसी के लिए ज़रूरी है।
अब आपका रायता ये है कि आपने नेपाल के साथ भी संबंध खराब कर लिए हैं, वो चीन की गोद में जाके बैठ गया है, वो उसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर है। अगर कल के दिन युद्ध होता है, मान लीजिए उस कॉरिडोर में कुछ आपदा आती है, तो हम नेपाल के रास्ते से चले जाएं, इसके लिए उनसे संबंध अच्छे होना चाहिए। वो भी हमने एक तरफ कर दिया, तो ऊपर ये कॉरिडोर है 22 किलोमीटर का, ऊपर नेपाल और नीचे बांग्लादेश। खैर, तो एक ये जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जो हसीना के अत्याचार, चुनावों में धांधली, बेईमानी, ये सब चीज़ें जो वो करती जा रही थी, उस सब के साथ में भारत जुड़ता जा रहा था। और सोने में सुहागा तब हुआ, तो हो ही रहा था, आप देख ही रहे थे कि पूरा विरोध जो हुआ था कि हसीना को भारत में इन्होंने शरण दे दी। अब शरण देने का मतलब ये था कि ये कन्फर्म हो गया कि ये जो हसीना है ये भारत की एजेंट है, ठीक वैसे ही जैसे कि वहाँ के अखबारों को कहा जा रहा है कि तुम भारत परस्त हो, उसमें आग लगा दी। तो वो जो सिचुएशन पूरी की पूरी वहाँ बनी हुई है, उस सिचुएशन के बीच में हम लगातार आग में घी डालते रहे। और हमको, आप देखिए, मैं इस बारे में कई बार कह चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मोदी सरकार का केवल एक ही एजेंडा रहता है, अपनी इमेज, अपने वोट, बाकी जाए भाड़ में। तो इन्होंने क्या किया कि सीए एनआरसी लेके आए और इसमें लगातार कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हमारी तरफ से हुआ जो बेहद असंवेदनशील था, भड़काऊ था, या कहें तो क्या, जैसे कि हम उनके शरणार्थियों को घुसपैठिए कह के संबोधित करते रहे, दीमक कहते रहे, और बाकायदा मोदी जी ने कहा कि ये कांग्रेस आएगी तो घुसपैठियों को घुसा देगी। भारत का प्रधानमंत्री बयान दे रहा है, संसद में अमित शाह बयान दे रहे हैं, क्रोनोलॉजी समझिए। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, आजकल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वहाँ पर इस तरह से जाने लग गई कि भारत में जो हिंदुओं की सरकार आई है, ये सरकार बांग्लादेश विरोधी है, ये मुसलमान विरोधी है, भारत में मुसलमानों पर उत्पीड़न हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है। और ऊपर से वो विजुअल आ जाते थे कि मस्जिद के ऊपर जो तिरपाल लगा हुआ है बचाने के लिए, सरकारी डलवारी थी हमारी, आप सोचिए, विजुअल क्रिएट कर रही थी। उनको लगता था कि अगर हम यूपी में मंदिर में विजुअल वो डालेंगे, तलवार, वो माफ कीजिए तिरपाल, और बाकी देश में जाएंगे तो हिंदुओं को लगेगा वाह ये सही है, योगी ने सही किया, बुलडोजर चला देंगे। ये सब जो मैसेज आप अपने हिंदू वोटर को दे रहे थे, वो आपके पड़ोसी देशों में दूसरी तरह से जा रहा था। उनको ये लगने लगा कि ये तो बड़ा अत्याचार है, भगवा पुतवा देते हैं कहीं पे, कहीं कुछ करवा देते हैं। तो एक पूरा जो नैरेटिव बांग्लादेश में जा रहा था, वो जो वहाँ पर भड़का रहे थे लोग भारत के खिलाफ, और उनके विचारों की पुष्टि हो रही थी कि ये हिंदू जो हैं ये हमको गुलाम बनाना चाहते हैं, हमसे नफरत करते हैं, हमको घुसपैठिया बोलते हैं। हमारे लोगों को, अभी हाल में जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था, कि बांग्लादेश के लोगों को पकड़ पकड़ के रातों रात ले जाके वहाँ समंदर में फेंक दिया गया था। वो रिपोर्ट छपी थी सब जगह, ये भी गुस्सा वहाँ पे ऐड हो गया। तो जो हमारे यहाँ हमने हिंदू मुसलमान की और नफरत की राजनीति की, वो राजनीति बांग्लादेश में ट्रांसलेट हो रही थी भारत विरोध में और मुसलमान हिंदू की राजनीति में। और वहाँ रहने वाले हिंदू जो हैं वो नफरत का शिकार होने लगे, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति अगर आप करना जानते हो तो वो और ज़्यादा बुरी तरह करना जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे मुकाबले कम संयत हैं, क्योंकि वो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के बीच से होकर नहीं आए हैं। उनके यहाँ अम्बेडकर भी नहीं थे, उनके यहाँ बहुत सारे जो सेक्युलर, सबको साथ लेकर चलने वाले लीडर थे वो नहीं थे, और जो थे उनको वहाँ पर भी कट्टरपंथियों ने, बंगबंधु वगैरह को बदनाम कर दिया, जैसे यहाँ नेहरू को किया जा रहा है। जो आदमी मिलाकर चलने की बात करेगा वो आपकी सांप्रदायिक राजनीति के रास्ते में अड़चन है, उसको बदनाम कर दो, मुजीबुर रहमान के खिलाफ। तो ये पूरा का पूरा माहौल चलता जा रहा है। जब आप किसी को दीमक कहोगे, और भारत की तरफ से कभी भी उनको ये आश्वासन नहीं दिया गया कि नहीं ऐसा नहीं है, आपके पास गलत जानकारी है वगैरह वगैरह। अभी भी जब ये घटना हुई है और भारत के खिलाफ विरोध हुआ, तो उनके दूत जो वहाँ के हमने क्या किया, उनके राजदूत को बुलाया, हाई कमिश्नर को, और चेतावनी देके छोड़ दिया। जब वहाँ आग लगी हुई है और भारत विरोधी सेंटीमेंट है, इसका भी एक मैसेज चला गया। और ये मैसेज जाते जाते हालत ये हुआ कि भारत की जो एक सेकुलर छवि थी उसके बारे में उन्होंने ये धारणा बनाई कि ये तो फर्जीफिकेशन है, सेकुलर तो ये नाटक करते हैं, ये है बेसिकली कम्युनल, और ये बांग्लादेश पे कब्जा करना चाहते हैं, पानी पे हमारे कब्जा कर रखा है। ये धारणा उनके लोगों के मन में बैठी जा रही थी। और इसी तरह से जब बॉर्डर पे कुछ होता था तो हमारे बीएसएफ के जवानों के ऊपर ये आरोप लगे कि वो थोड़ा सा कट्टर हैं, कठोर हैं, गोली मार देते हैं। इससे क्या हुआ, घुसपैठ होने पे गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सब चीज़ें जिसको हम भारत में अपने हिंदू तुष्टीकरण के नाम पे नैरेटिव के तौर पे चला रहे थे, वो चीज़ें वहाँ पर भारत विरोध के तौर पे पैदा हो रही थी। आपके 8 राज्य इस देश के,
8 राज्य भारत के साथ में बांग्लादेश के कारण सहजता से जुड़े हुए हैं, वरना मुश्किल से जुड़ेंगे। कुछ छीन तो लेगा नहीं हमसे, लेकिन कठिनाई तो बढ़ जाएगी। उस बांग्लादेश को हम इसके बावजूद नाराज कर रहे हैं कि ये गलती हम देख रहे हैं फिलिस्तीन कर चुका है। 3 तरफ से घिरे हुए हैं। नेपाल को चीन ने सेट कर लिया, श्रीलंका को चीन ने सेट कर लिया, पाकिस्तान के साथ तो युद्ध करने को खड़ा ही हुआ था। बांग्लादेश को आपने और गिफ्ट कर दिया। आपको वोट चाहिए, सरकार चाहिए, बस कमजोर भारत हो, खतरे में भारत हो तो मरेगा फौजी, जाएगा, मुकाबला करेगा। वो जो सोच है, वो सोच जो है वो लगातार हमारे को खतरनाक तरीके से चलाती रही। और उसके साथ साथ आर्थिक असंतुलन, अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की पूरी तरह से चरमराई, बहुत सारा उनका एक्सपोर्ट वगैरह रुक गया, उनके ऊपर असर पड़ा। और ऊपर से हमारा अडानी क्रोनी कैपिटलिज्म भारत का जो है वहाँ पे घुसने लग गया। तो भारत जो है वो उनकी नज़र में आ गया। उसकी वजह क्या थी? व्यापार घाटा भारत के प्रति, यानी भारत से वो इंपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे हैं, उनका भारत को एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो ये भी चीज़ें वहाँ पर लोगों के दिमाग में, क्योंकि स्टूडेंट्स का आंदोलन है, वो लोग भी तो पढ़ते हैं कि भैया ये तो हमारे को माल बेचे जा रहा है, मतलब ये हर वक्त धौंस जमा के रहता है, हमको बुरी नज़र से देखता है, घुसपैठिया बोलता है, कैंसर बोल देता है। उस वजह से एक लगातार खतरनाक 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 स्थिति बनती गई। नॉर्थ ईस्ट के लिए ट्रांजिट, पोर्ट एक्सेस भारत को मिल गया बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश को आपने तीस्ता का समाधान नहीं दिया। बांग्लादेश के साथ में आपने बराबरी का व्यवहार नहीं किया। ये वो मानते हैं भारत लेता है, देता नहीं है। ये नैरेटिव उनके दिमाग में पड़ गया कि भैया इनको तो चाहिए ही, हमको कुछ नहीं देंगे, तो इनसे दोस्ती हम क्यों करें। ये चीज़ें धीरे धीरे करके खतरनाक बनती गई। और इस सब आग में कनस्तर भर भर के घी, घासलेट, पेट्रोल डालने वाला कौन था? हमारा गोदी मीडिया। हमारा मीडिया अगर उसकी कोई एक क्लिप निकाल के बांग्लादेश में देख ले तो उसका खून खोल जाए। क्यों? क्योंकि नेता तो ये एक आध बार बात कर रहे थे, वो तो इस पर आधा घंटे का स्पेशल शो बनाते थे। आग जलता हुआ विजुअल लगाएंगे, धन धड़ाधम म्यूजिक लगाएंगे, कुचल देंगे बांग्लादेश को। ये सब बातें, घुसपैठिए, शरणार्थी, ये सब बातें, ये हमारा छोटा भाई है, इसको हमने ही आज़ाद कराया है। ये करने से बांग्लादेश में क्या होता था, इसकी क्लिप बनती थी और सोशल मीडिया पे वायरल होती थी। फेसबुक वहाँ चलता है, और वो जो चलता है उसके कारण वहाँ पे लगातार फेसबुक तो आपको पता है सब जगह नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना हो तो फेसबुक से अच्छा कोई टूल नहीं है। वो यही काम करता है सब जगह। वहाँ पे भी खाली होंगे, किसी से पैसे वैसे ले लिए होंगे, कुछ बिजनेस इंटरेस्ट होंगे, पैसे तो खाए नहीं पता नहीं। लेकिन इस वजह से वहाँ के लोगों के मन में राष्ट्रीय अपमान की भावना, मुसलमानों के प्रति ये भाव कि भाई मुसलमानों का ये दमन करते हैं, हिंदू कट्टर होते हैं, ये सब सारी चीज़ें, और डिजिटल और पब्लिक डेमोक्रेसी जो डिप्लोमेसी है उसकी विफलता। भारत ने बांग्लादेश के लोगों के मन में इन 13-14 सालों में कोई अच्छी छवि बनाने की कोशिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी भी तीस्ता नदी वाले मामले पे लगातार मनमोहन सिंह को कोसती रहती है, बावजूद इसके कि वो तीस्ता नदी का जो पानी हम दे रहे थे वो दे नहीं रहे। तो उसके बाद पानी तो भाई नदी है, वो तो कुदरती है, बंटवारा हो जाता है, भाई पहले हमारे यहाँ से जा रही है, बहुत सारी नदियाँ उधर से आती हैं। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, चीन का जो बांध बन रहा है ऊपर से ब्रह्मपुत्रा पे। तो ये पूरी चीज़ें मिला के आप देख रहे हैं कि एक भारत विरोधी जबरदस्त नैरेटिव बन गया। भारत ने इसके खिलाफ कोई काउंटर नैरेटिव नहीं बनाया। बांग्लादेश के अंदर जो नफरत की भावना बह रही थी उसको रोकने में कामयाब नहीं रहा। और ये भारत की पॉलिटिक्स की, भारत की डिप्लोमेसी की, हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी कूटनीति है, उसकी बड़ी भारी कसर है। ये सीधे सीधे एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके ऊपर सवाल है। भारत के सुषमा स्वराज पे भी सवाल है। विदेश मंत्रियों ने बांग्लादेश को दूर कर दिया। ये आपका काम है कि आप सभी देशों के साथ में बातचीत और दूसरी चीज़ों से अच्छे संबंध रखें। आप देखते होंगे आपके यहाँ पे कई रूस के प्रोग्राम आते हैं। अभी देखिए वो आया, समझौता करके गया। क्यों? RT जो राइटर टीवी है वो भारत में चलेगा, इस बात के लिए समझौता करके गया पुतिन। क्यों करके गया? क्योंकि हम रूस का टीवी देखेंगे तो रूस के लोगों को अपना समझेंगे। भारत की नेहरू की डिप्लोमेसी थी कि आज भी वहां रूस में लोग मेरा जूता है जापानी गाते हैं, वो अपना समझते हैं भारत के लोगों को। तो वो जब आप जनता से जनता नहीं जुड़ोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। आप देख रहे हैं भारत के रेडियो पे भी कुछ प्रोग्राम आते थे रूस के बारे में बताने वाले, ऐसे अलग अलग जगहों पे होता है। चीन भी चाहता है कि हम उसकी संस्कृति को जानें। बहुत सारी वायरल रील वीडियोस की आप देखते होंगे आती रहती है, ऐसा अजीब पुल, ऐसा ये, ताकि लोगों के दिमाग में
चीन को लेकर परसेप्शन बड़ा देश है, ज़बरदस्त, क्या तरक्की कर ली है। तो ये काम हमने बांग्लादेश के साथ नहीं किया। हमको तो लगा हमारी राजनीति बढ़िया चल रही है, हमको क्या पड़ी है, लेकिन हमने एक अच्छा दोस्त खो दिया और वहाँ पर अब हमारे लिए नफरत की बयार बह रही है और एक पूरी वहाँ पॉलिटिशियंस की पूरी एक ब्रिगेड है जो इस नफरत की फसल को काट लेना चाहती है। उनको लगता है कि हम जो है वो इस बार तो मौका मिला है, सही बात है, हिंदू मुसलमान का फायदा उठा लो, इसको आग लगा के और शासन कर लो। जाहिर बात है अब जो चुनाव होने वाला है फरवरी में, आम चुनाव अगर हुआ तो यूनुस की तो कोशिश होगी ना हो तो आजीवन ही बना रहे, सारे ऐसे ही होते हैं। अभी मैंने बताया कैसे उत्तर कोरिया वाले ने किया, किम जोंग के यहाँ पे ड्रोन भेज दिए ताकि किम जोंग जो है उसको हमला कर दे तो उसकी कुर्सी बच जाए। नेतन्याहू ने गाजा में तबाही मचा दी ताकि इसकी कुर्सी बच जाए। वो देख लीजिए आप जेलेंस्की। तो ये सब जो लोग होते हैं ऐसे ही काम करते हैं। तो उस तरह से वो यूनुस भी चाह रहा है कि अब राज करने को मिल रहा है, मैं कैसे छोड़ दूं। लेकिन यूनुस को मौका जो मिल रहा है वो हमने पिछले समय की नीतियों में दिया। तो कुल मिला के नफरत की राजनीति बहुत दूरगामी तरीके के नुकसान ला सकती है। बहरहाल भारत के लिए सबक लेने का समय है कि हम जितनी जल्दी हो सके रिश्तों को बेहतर बनाएं, क्योंकि वहां पर चीन घुसने को तैयार बैठा हुआ है। उसका सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बहुत पास में हवाई अड्डा बनने वाला है। पुराना हवाई अड्डा था द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम का, उसको रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। और उस हवाई अड्डे को चीन कर रहा है रिवाइव। अगर वहां पर लड़ाकू विमान वगैरह का कुछ हुआ तो हमारे लिए परेशानी बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के हमको बांग्लादेश के साथ संबंध जल्दी सामान्य करने चाहिए। और ये नफरत की राजनीति वाले जो नैरेटिव्स हैं इनको अब रोक देना चाहिए। भैया 3 बार चुनाव जीत लिए यार, अब कोई अच्छा रास्ता अपना लो। नमस्कार, जय हिंद।